नमस्कार बच्चों, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया ही चल रही होगी। पिछली वीडियो में हमने भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों के बारे में पढ़ाया, जिसमें हम समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार आधा पढ़ चुके हैं। समानता का अधिकार को कैसे याद करना है मैंने ट्रिक्स बताई थी, और अनुच्छेद 19 को कैसे याद करना है वो भी मैंने बताया था। आपको अच्छा लगा होगा। अब अपन लेते हैं आगे अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण है। इसमें इस अनुच्छेद के तहत 3 प्रावधान किए गए हैं। पहला है कार्योत्तर विधि। कार्योत्तर विधि क्या होती है? किसी व्यक्ति को उसके किसी कार्य के लिए तब तक दोषी सिद्ध नहीं किया जा सकता जब तक कि उसने किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आज कोई कार्य है वो अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन 4 वर्ष पहले वह कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं था और उस व्यक्ति ने 4 साल पहले वो कार्य कर दिया है, तो आज उसमें को क्या है, दंड नहीं दिया जा सकता उस कार्य के लिए। क्यों? क्योंकि उस समय ये कानून था ही नहीं। यानी किसी व्यक्ति को तभी दंडित किया जा सकता है जब तक कि उसने उस समय प्रचलित किसी कानून का उल्लंघन किया हो। दूसरा है दोहरे दंड का निषेध। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही दंड दिया जा सकता है, एक बार से अधिक उसको दंडित नहीं किया जा सकता। तीसरा है स्वयं के विरुद्ध गवाही से छूट। किसी भी व्यक्ति को अपने स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से छूट है। नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग आदि में छूट इसी मूल अधिकार के तहत दी गई है। अब अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसे जीवन का अधिकार भी कहते हैं। ये जापान की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से प्रभावित है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। राज्य किसी व्यक्ति के प्राण लेता है तो उसके लिए उसे निश्चित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। जैसे किसी अपराधी को फांसी देते हैं तो उसमें क्या है कि विधि जो बनाई हुई है उस प्रक्रिया के तहत ही उनके प्राण ले सकते हैं। अन्यथा राज्य को ये अधिकार नहीं है कि वह किसी नागरिक के प्राण ले। ये अनुच्छेद 21 सबसे विवादित अनुच्छेद रहा है। सबसे विवादित मुद्दा मेनका गांधी बनाम भारत संघ था। इस विवाद के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि वे सभी स्वतंत्रताएं जो किसी व्यक्ति के जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है और जिनका प्रावधान अनुच्छेद 19 में नहीं किया गया है, वो सारी स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 21 के तहत आती है। इसमें जैसे निजता का अधिकार है, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, विदेश में भ्रमण करने का अधिकार है आदि है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है। ये सारे इसमें इसी के तहत आते हैं। इसी अनुच्छेद 21 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया है, अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A यह है 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया है 21A। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार इसमें दिया गया है। कई बार परीक्षा में प्रश्न स्वतंत्रता का अधिकार इसमें ये पूछ लिया जाता है
कि अभी नया निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया है, तो हम जोड़ लेंगे 21A। कौन से स्वतंत्रता में जोड़ा गया है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अगर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ऑप्शन में नहीं आई तो कौन से में आएगा, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। यह कंफ्यूज नहीं होना यहाँ। अब है अनुच्छेद 20, बंदीकरण से संरक्षण। इस अनुच्छेद के तहत बंदी बनाए गए व्यक्तियों को कुछ अधिकार दिए गए हैं। पहला है बंदी बनाने का कारण जानने का अधिकार। पुलिस अगर किसी व्यक्ति को बंदी बना रही है तो उस व्यक्ति को अधिकार है कि वो बंदी बनाए जाने का कारण जान सके। दूसरा है इच्छानुसार स्वयं के लिए वकील करने का अधिकार। तीसरा है अगर किसी व्यक्ति को पुलिस बंदी बना लेती है तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। ये अधिकार शत्रु देश के निवासियों एवं निवारक नज़रबंदी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए अपराधियों पर लागू नहीं होगा। अब लेते हैं निवारक नज़रबंदी। निवारक नज़रबंदी से तात्पर्य किसी व्यक्ति को बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के नज़रबंद बनाना है। इसे रोलेट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। रोलेट एक्ट के बारे में अपन जानते ही हैं, इतिहास में पढ़ा होगा। ये एक निवारणात्मक कार्रवाई है जो किसी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व रोकती है। अगर मान लो ये आभास हो जाए कि ये व्यक्ति अपराध करने वाला है तो निवारक नज़रबंद के तहत उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। इसका तात्पर्य है उसको अपराध करने से रोकना। इसके तहत व्यक्ति को सामान्य प्रक्रिया से हटकर संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर नज़रबंद कर दिया जाता है। निवारक नज़रबंदी के तहत किसी भी व्यक्ति को 3 माह तक नज़रबंद रखा जा सकता है। इससे ज़्यादा नज़रबंद रखना हो तो उच्च न्यायालय द्वारा गठित एक कमेटी बैठाई जाती है। उस कमेटी की सिफारिश के आधार पर उसको 3 माह से अधिक भी नज़रबंद किया जा सकता है। गिरफ्तारी के विरुद्ध व्यक्ति को अभ्यावेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। वह अपनी गिरफ्तारी के विरुद्ध न्यायालय की शरण ले सकता है। अब है निवारक नज़रबंदी संबंधी अधिनियम। इसमें अपन पहला पढ़ेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। रासुका के नाम से ये प्रसिद्ध है। यह अधिनियम 1980 में अध्यादेश के रूप में लाया गया था, जिसे 1981 में कानून का दर्जा प्राप्त हुआ। 1984 में इसे और अधिक कठोर बना दिया गया। इसका उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरा पैदा करने वाले सांप्रदायिक या जातीय दंगों को प्रेरित करने वाले व्यक्तियों को नज़रबंद करना है। इसे लागू करने की शक्ति केंद्र और राज्य दोनों को है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति कानून को सुचारू रूप से चलाने में बाधा पैदा कर रहा है या आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में बाधा डाल रहा है, यानी वो जमाखोर है, या देश में अवैध रूप से रह रहा है, इन व्यक्तियों को निवारक नज़रबंद के तहत या रासुका के तहत उनको नज़रबंद किया जा सकता है। दूसरा है विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधिनियम 1974। ये विदेशी मुद्रा या हवाला कारोबार तथा तस्करी को रोकने के लिए बनाया गया था। तीसरा है गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम 2004। ये कानून 1967 में बनाया गया था, जिसे 2004 में पोटा एक्ट को समाप्त कर अध्यादेश के रूप में लागू किया गया है। इसे दिसंबर 2008 को राष्ट्रपति की अनुमति के उपरांत कानूनी दर्जा प्राप्त है। अब है तीसरा मूल अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार।
शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अनुच्छेद 23 व अनुच्छेद 24 तक, 23 और 24 में। अब पहला लेते हैं अनुच्छेद 23, मानव व्यापार व बलात् श्रम का निषेध। मानव व्यापार व बलात् श्रम का निषेध। इस मूल अधिकार के तहत मानव का वस्तुओं की भांति व्यापार निषेध है तथा बलात् का मतलब है बलपूर्वक, किसी से बलपूर्वक श्रम नहीं करवाया जा सकता है। अब है अनुच्छेद 24, बाल श्रम का निषेध। बाल श्रम का निषेध। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों से कल कारखानों, खदानों और जोखिमपूर्ण नियोजकों में श्रम नहीं करवाया जा सकता। अब लेते हैं चौथा मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक है। अनुच्छेद 25 लेते हैं, अंतःकरण की स्वतंत्रता। किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, मानने व आचरण करने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26, धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। ये संस्थाओं को है, कोई भी धार्मिक संस्था है उनको है ये। अनुच्छेद 27, धार्मिक कार्यों में अभिवृद्धि में कर में छूट। कोई भी व्यक्ति धार्मिक संस्थाओं को चंदा देता है तो उनको कर में छूट प्रदान की गई है। अनुच्छेद 28 है राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। राज्य निधि या केंद्र निधि से प्राप्त सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकती। इसको प्रतिबंधित किया गया है अनुच्छेद 28 में। पांचवा जो मूल अधिकार है शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, यह अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 29 में क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार इस अनुच्छेद 29 में दिया गया है। अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनको संचालित करने का अधिकार। इस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यक वर्ग अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं और उनको संचालित और प्रबंधित कर सकते हैं। अब लेते हैं अपना अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को पढ़ने से पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ये वाक्य हमें जरूर ध्यान रख लेना चाहिए। अम्बेडकर जी कहते हैं, यदि कोई मुझसे पूछे कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य प्राय हो जाता है, तो मैं अनुच्छेद 32 की ओर संकेत करूंगा। ये अनुच्छेद तो संविधान का हृदय और आत्मा है। ये महत्वपूर्ण वाक्य है, हमें याद रखना है। ये किसने कहा है? भीमराव अम्बेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अब अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय
अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के लेख, अंग्रेजी में उनको रिट कहते हैं, के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए पांच प्रकार के लेख जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, और चौथा है उत्प्रेषण, और पांचवा है अधिकार पर्चा। अब हम इनको एक एक लेके विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब लेते हैं पहली रिट या लेख, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। ये लेख उस व्यक्ति या उस व्यक्ति की ओर से किसी भी व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जिसे लगता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। अगर मान लो किसी व्यक्ति को यूँ लगता है बंदी को कि मुझे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, तो या तो वह खुद या उसके द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा ये प्रार्थना प्रस्तुत किया जाता है। इस लेख के द्वारा न्यायालय संबंधित अधिकारियों को ये आदेश देता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय व निश्चित स्थान पर न्यायालय में दस्तावेजों सहित उपस्थित किया जाए। इस रिट जारी करने के बाद में संबंधित अधिकारियों को न्यायालय आदेश देता है कि उस व्यक्ति को और दस्तावेजों सहित एक निश्चित समय पर अदालत में प्रस्तुत किया जाए, जिससे उसकी क्या है गिरफ्तारी की वैधता और अवैधता को जांचा जा सके। जांच में यदि न्यायालय को लगता है कि उसकी गिरफ्तारी क्या है अवैध है, तो उसको वह मुक्त करने का आदेश दे देता है। दूसरा लेख है परमादेश। परमादेश का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं। ये उन पदाधिकारियों को दिया जाता है जो अपना कर्तव्य पालन नहीं कर रहे हैं। यह उन पदाधिकारियों को कर्तव्य पालन के लिए दिया जाता है जो सही तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हों, जो सही तरीके से अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तीसरी रिट है प्रतिषेध। प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ है मना करना। ये लेख उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय
जिसमें भी अपील की गई है द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को एवं अर्ध न्यायिक अधिकरणों को के विरुद्ध तब जारी किया जाता है जब अधीनस्थ न्यायालयों में कोई कार्रवाई चल रही होगी। जैसे मान लो अधीनस्थ न्यायालय है, उसमें कोई कार्रवाई चल रही है, तो उसके विरुद्ध कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को यूँ लगे कि इसके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वह अधीनस्थ न्यायालयों को कार्रवाई करने से रोक सकता है। चौथा है उत्प्रेषण लेख। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ है पूर्णतया सूचित कीजिए। ये लेख भी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों एवं अर्ध न्यायिक अधिकरणों के विरुद्ध तब जारी किया जाता है जब न्यायिक कार्य में निर्णय दिया जा चुका हो। इस लेख द्वारा मामलों को अधीनस्थ न्यायालय से उच्च न्यायालयों में भेजने के निर्देश दिया जाता है। अगर उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय को ये लगे कि इस अधीनस्थ न्यायालय का जो निर्णय है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है या उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो इस रिट के माध्यम से उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय उस निर्णय को अपने पास मंगवा सकता है। ये ध्यान रखना है, एक नोट डालना है और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण लेख तभी जारी किए जाते हैं जब उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को ये लगे कि न्यायिक कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय के कार्य क्षेत्र से बाहर है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं कर रही है। अगर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय उत्प्रेषण और प्रतिषेध लेख तभी जारी करते हैं जब उनको यूँ लगे कि क्या हो रहा है, अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर था या उन्होंने क्या है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की पालना नहीं हो रही है। इसी स्थिति में ये दोनों लेख जारी किए जाते हैं। इस बात का अपने को विशेष ध्यान रखना है। यहाँ नोट डाल के आप नोट भी कर सकते हो उसको। पांचवी और अंतिम रिट है अधिकार पर्चा। अधिकार पर्चा का शाब्दिक अर्थ है आपका क्या अधिकार है। ये लेख ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जो लोकपद यानी सरकारी पद को अवैध रूप से धारण किए हुए हो, और इस लेख के माध्यम से न्यायालय उससे पूछता है कि आप किस प्राधिकार से ये पद धारण किए हैं। यदि वह व्यक्ति संतोषजनक जवाब नहीं देता है तो न्यायालय उसके पद को रिक्त घोषित कर सकता है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण लेख में क्या अंतर है? इनमें दो मूलभूत अंतर है। पहला, प्रतिषेध लेख क्या है? ये लेख लंबित मामलों की कार्रवाई के दौरान दिया जाता है, जबकि उत्प्रेषण लेख कार्रवाई की समाप्ति पर निर्णय को रद्द करने हेतु जारी किया जाता है। दूसरा लेख है, अंतर है इनमें, उत्प्रेषण लेख कार्रवाई को रोकता है, जबकि उत्प्रेषण लेख ये लेख मामले को उच्च स्तर के न्यायालयों में भेजने को कहता है। ये दोनों में दो मूलभूत अंतर है। इन दोनों में समानताएं क्या है ये भी देखना यह महत्वपूर्ण होगा। प्रतिषेध लेख और उत्प्रेषण लेख ये दोनों ही लेख अपने अधीनस्थ न्यायालयों को दिए जाते हैं। दूसरा इनमें क्या समानता है? ये दोनों ही लेख कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी नहीं किए जाते हैं। इसलिए ये दो इनमें मूलभूत समानताएं हैं और दो मूलभूत इनमें अंतर है। अब हम मूल अधिकारों का मूल्यांकन करेंगे। मूल अधिकारों के पक्ष में और विपक्ष में दोनों में अपन तर्क देंगे। मूल अधिकारों के पक्ष में तर्क है, पहला तर्क है इसमें मूल अधिकारों के अभाव में स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है। अपने पास अगर मूल अधिकार नहीं है तो स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है। बिना मूल अधिकारों के स्वतंत्रता व्यर्थ है। मूल अधिकार व्यवहारिकता पर आधारित है। ये मूल अधिकार है वास्तविक जीवन पर आधारित है। दूसरा, मूल अधिकार लोकतंत्र की सफलता का आधार है। मूल अधिकार है तो ही लोकतंत्र सफल है, नहीं तो लोकतंत्र सफल नहीं है।
मूल अधिकार सार्वभौमिक, मूलभूत एवं पूर्ण है। मूल अधिकार क्या है? सार्वभौमिक है, हर व्यवस्था में व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। मूल अधिकारों द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। अब है मूल अधिकारों के विपक्ष में तर्क। मूल अधिकारों पर अत्यधिक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। दूसरा अपन देखें, संसद मूल अधिकारों को कभी भी समाप्त कर सकती है। संसद चाहे तो कानून बनाकर मूल अधिकारों को समाप्त कर सकती है। तीसरा है, व्यवहारिक दृष्टि से मूल अधिकारों पर प्रतिबंध राजनीतिक विरोधियों के स्वरों को दबाने में किया जाता रहा है। चौथा है, आपातकाल के साथ साथ शांति काल में भी मूल अधिकारों का स्थगन शासन की तानाशाही प्रवृत्ति को दर्शाता है। पांचवा मूल अधिकार, पांचवा इसका विपक्ष में तर्क है, मूल अधिकारों के तहत ऐसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी के आरक्षण की व्यवस्था को वोट बैंक की राजनीति के रूप में राजनीतिक पार्टियां काम में लेती रही है। इसका छठा पॉइंट देखते हैं अपन, विपक्ष में छठा तर्क है, मौलिक अधिकारों को न्यायिक सुरक्षा प्राप्त है, परंतु भारत की न्यायिक प्रक्रिया इतनी लंबी, खर्चीली और जटिल है कि आम नागरिक को यह न्यायिक प्रक्रिया अपना पाना संभव नहीं हो पाता, इसलिए जिससे आम नागरिकों के हितों का संरक्षण नहीं हो पाता है। इस प्रकार हमने मूल अधिकारों के कौन कौन से मूल अधिकार हैं, कौन कौन सी रिटें हैं और मूल अधिकारों के पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत किए। मूल अधिकारों का चैप्टर अब यहीं समाप्त होता है।